ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गीट एंड आईएससी। ओके ओके, आफ्टरनून आफ्टरनून एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए जल्दी से जुड़िए एंड देन सेशन आज स्टार्ट करें फिर। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्लीज जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ जो लोग नए हैं, जिनका आज फर्स्ट टाइम है। तो ये दो डिफरेंट एग्जामिनेशन, एक आपका आईपेट एंड दूसरा आपका एनएलसी। इन दोनों एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये थर्मल एंड फ्लूइड के सब्जेक्ट में आपका ये प्रैक्टिस सेशन है। 60 डेज लॉन्ग शेड्यूल, 60 डेज का जो ये लॉन्ग शेड्यूल है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड इससे पहले जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी 17th लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, 17 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। आज जो अपना ये क्लास है ये आज 18th लेक्चर है। क्लियर, थर्मल एंड फ्लूइड के जो सब्जेक्ट है उसमें आज 18th लेक्चर है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, जैसे इससे पहले हम लोग कुछ लेक्चर्स में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ में थोड़े से जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही आज भी एक मेजर जो टॉपिक है वो हम लोग आज देखेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस पर से फर्दर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे वन ऑफ द मेजर जो टॉपिक होता है बर्नौली एंड एवलर्स इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर, बर्नौली इक्वेशन हमारी होती कैसे है, बर्नौली के मेजर एजम्पशंस क्या होते हैं, बर्नौली को डिफरेंट कंडीशंस में हम अप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर, तो वो सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में। एंड देन फिर नेक्स्ट सेशन में जैसे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग फिर फर्दर अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे फ्लूइड डायनामिक्स के। क्लियर, तो चलते हैं जल्दी से शुरू करते हैं, बाकी लोगों को फिर जल्दी से इन्फॉर्म कर दो वो जुड़े एंड देन फिर थोड़ा सा उनका भी एडवांटेज होता चलिए। जैसे ये मैकेनिकल में आपका सेशन चल रहा है, वैसे ही दोस्त दो डिफरेंट ब्रांच, एक आपके सिविल और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें भी आपका 60 डेज का जो कोर्स है वो रन हो रहा है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो सिविल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दो, वो भी यहाँ पे आके कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्लियर, एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू क्लासेस कंडक्ट हो रही है तो उनको मैक्सिमम यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तो जल्दी से आप इन्फॉर्म दो। क्लियर, उन लोगों को भी। चलिए, तो ये 60 डेज का यानी 2 मंथ का लॉन्ग शेड्यूल था जो हम लोगों ने पहले लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में लगता है कि टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो हम लोग थोड़ा सेशन को लेंदी कर लेंगे, यानी 1 आवर की जगह 1.5 आवर या समथिंग ऐसे कुछ। क्लियर, तो जैसे अपने सारे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। क्लियर, तो चलते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। ओके दोस्त, हियर इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन। आई एम अमित मौर्य एंड टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर। पिछले मैं 7 साल से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ गेट एंड ईएससी के फील्ड में। क्लियर, गेट एंड ईएससी में पिछले 7 साल से मैं प्रॉपर क्लासेस लेता हूं एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। क्लियर, मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया इन थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, यानी कि जो वहां का कोर ब्रांच होता है टीएफई, विद 9.2 सीजीपीआई आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10 सॉरी। क्लियर, तो 9.2 सीजीपीआई के साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड सबसे बेस्ट अचीवमेंट जो है वो ये है कि वर्ल्ड के टॉप लेवल में मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में। एंड जो मेरा रिसर्च का एरिया था या जो मेरा टॉपिक था वो सीएफडी से रिलेटेड, यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपका टॉपिक कहाँ पर है, या टॉपिक का नाम क्या था, या रिसर्च पेपर कहाँ पर है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्त, ये मेरा जो है वो रिसर्च का टॉपिक था, ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर्स। ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में जो है ये पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिकेशन है जिसमें जर्नल आपके पब्लिश होते हैं। क्लियर, तो ये आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए, अब देखो, जैसे आपकी ये YouTube पे क्लासेस जो है वो कंडक्ट हो रही है, ऐसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 20,000 प्लस स्पेशल क्लासेस कंडक्ट हुई बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। क्लियर, अप्रैल में भी सेम कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हो रहा है।
तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आप जा सकते हो, क्लियर, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लो। एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको जो है मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी जैसे उसमें सर्च करोगे तो अभी रिसेंटली मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है, तो अभी नीचे नाम मिलेगा, यानी आपको जो है अमित कुमार सर्च करना है एंड देन आप फॉलो मी। जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे, जैसे ही फॉलो करोगे आप मुझे तो क्लास के जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बाय मैसेज एंड मेल। तो आपकी कोई भी लाइव क्लास जो है वो दोस्त अब मिस नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आइए और वहां पर प्रॉपर डिटेल में जो है वो टॉपिक चल रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करिए। एक बार वहां पर आइए तो आपका थोड़ा सा जो है सब्जेक्ट और बेटर तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने जैसे अभी सब्सक्रिप्शन लिया है और बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर हम कैसे प्लान करें, क्लियर, कैसे गेट एनईएससी पूरा सब्जेक्ट होगा नहीं होगा, कैसे होगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पूरा नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट आप एक सिंपल कोड से जो है या रेफरल उससे आप एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखोगे बहुत नॉमिनल कॉस्ट में गेट एनईएससी का जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर अगर 1 ईयर का देखोगे तो 25,000 का है, 25,000 का। और उसमें भी अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड फर्दर डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 आपको पे करना पड़ेगा, यानी 22,500, क्लियर, यानी जो कि 2083 रुपीज से भी लेस अमाउंट है, 2083 रुपीज से भी लेस अमाउंट है। एंड वो बच्चे जो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि अब मीडियम है या बिलो एवरेज है, या जिनको थोड़ा सा एक बार में कॉन्सेप्ट नहीं दिखते हैं, क्लियर, या थोड़ा सा टाइम एंड कॉस्ट वाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, 2 ईयर। और ये 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्लान आपको पड़ेगा ये आपको जो है जैसे 1 ईयर का 25,000 का है, तो लोग सोच रहे होंगे 2 ईयर का जो 50,000 का पड़ेगा। नहीं दोस्त, 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये आपका 30,000 का पड़ेगा, ओनली 30,000। और उस पे भी आप अगर इस कोड को यूज करते हो तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये आपको 27,000 पे करना पड़ेगा, 27,000, क्लियर। तो ये बहुत ही लेस अमाउंट है, अगर आप देखोगे तो बहुत ही लेस अमाउंट है, क्लियर। तो और अगर कंपैरिजन करोगे तो 2 ईयर का जो है वो 27K का एंड 1 ईयर का 22.5K का, यानी अगर 1 ईयर में आप 1 मंथ की कॉस्ट और ऐड कर देते हो 4.5 की, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा दोस्त। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो 442604। तो जो भी इशू होगा वो अपन कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो सॉल्व हो जाए। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की क्लास। प्लीज अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, जल्दी से जुड़े, वन ऑफ द मेजर टॉपिक है आज फ्लूइड मैकेनिक्स के, वन ऑफ द मेजर टॉपिक। चलिए, तो ये सारी क्वेश्चन हो गए थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्लियर। और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है वो लेक्चर आप कंटिन्यू कर दो। और डाउट आता है तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो, तो जो भी सपोर्ट होगा वो हम आपका पूरा यहाँ से करेंगे, क्लियर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स हम लोगों ने कंप्लीट अपना देख लिया था। अब अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें तो मान लो सपोज नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, अगर हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें, फ्लूइड डायनामिक्स, तो अगर हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें, फ्लूइड डायनामिक्स, तो फ्लूइड डायनामिक्स में क्या हो रहा है दोस्त, अगर अपन थोड़ा सा समझें तो देखो मैंने पहले ही बताया था फ्लूइड काइनेमैटिक्स में मैंने डिस्कस किया था कि सपोज किसी सिस्टम पे n नंबर ऑफ फोर्सेस आपके एक्ट हो रहे हैं। अगर हम बिना फोर्स के फ्लो फील्ड का एनालिसिस या स्टडी करते हैं तो उस मेथड को हम काइनेमैटिक्स बोलेंगे, उस मेथड को हम काइनेमैटिक्स नाम देंगे। एंड अगर उन फोर्सेस को हम कंसीडर कर लेते हैं, जो n नंबर ऑफ फोर्सेस एलिमेंट पे लग रहे थे, अगर उनको हम कंसीडर कर लेते हैं, देन दिस मेथड या अप्रोच इज नोन एज अ फ्लूइड डायनामिक्स, क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज वो हल्का सा मैं
वो कंडीशन में फिर से आपको जल्दी से रिकॉल कराऊं तो सपोज ऐसे हमारा कोई फ्लूइड एलिमेंट होता था, सपोज ये हमारा कोई एक फ्लूइड एलिमेंट होता था जो फ्लो फील्ड में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता था। ये हमारा सपोज फ्लूइड एलिमेंट होता था, फ्लूइड एलिमेंट जो कि फ्लो फील्ड में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a से जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझें और देखें, क्लियर, तो यहाँ पर कैसे होगा, जैसे इस पर्टिकुलर सरफेस पे अगर हम देखें तो मान लो प्रेशर हमारा P है, इधर से P प्लस डेल्टा P एंड टेलर के अकॉर्डिंग, तो हम मान के चल रहे हैं सपोज इस डायरेक्शन से इस पे जो है एक फोर्स एक्ट कर रहा है। वो आपने बोला सर सपोज हमारा एक प्रेशर फोर्स होगा Fp, प्रेशर फोर्स Fp होगा, नीचे की तरफ जो है वो इसका जो है वो वेट एक्ट कर रहा है, इसका नीचे की तरफ जो है वो वेट एक्ट कर रहा है एंड वेट जो हमारा है इसका, तो वो मान लिया सपोज हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट शुड बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमारा हो जाएगा mg, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, और ये हमारा जो है वो सेकंड फोर्स हो गया। और ये अगर एलिमेंट आगे की तरफ जा रहा है तो इस पे पीछे की तरफ जो है वो एक फोर्स एक्ट करेगा, पीछे की तरफ बैक साइड जो है इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और दैट फोर्स इज नोन एज इज अ शियर फोर्स टाउ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया सपोज ये अपना जो है वो शियर फोर्स है Fs। तो ये हमारा जो है वो थर्ड फोर्स हो गया। तो ये तीन फोर्स जो है वो मेजर एक्ट करेंगे एंड रिमेनिंग जो है कुछ माइनर फोर्सेस भी यहाँ पर आएंगे। तो माइनर फोर्सेस हमारे क्या होंगे उनको थोड़ा सा अपने को समझना है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो ये हमारा एफ ऑफ एक्सटर्नल हो गया, सपोज एफ ऑफ एक्सटर्नल, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ग्रेविटी फोर्स, वेक्टर समेशन होगा सभी फोर्सेस का, एंड प्लस का हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस का हमारा जो है वो शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स जो हमारा आएगा ये शियर फोर्स या विस्कस फोर्स इसको हम बोल देंगे, शियर फोर्स है या इसको हम लोग विस्कस फोर्स नाम दे देंगे, विस्कस फोर्स, क्लियर। तो शियर फोर्स हो जाएगा या विस्कस, एंड प्लस का कुछ और फोर्सेस हमारे होंगे जैसे हमारा जो है वो इलास्टिक फोर्स, कुछ माइनर फोर्सेस भी यहाँ पर लगेंगे, इलास्टिक फोर्स जैसे हमारा हो जाएगा, एंड प्लस का जो है टर्बुलेंस का फोर्स हो जाएगा, टर्बुलेंस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग टर्बुलेंस फोर्स हो जाएगा, टर्बुलेंस फोर्स हो जाएगा यहाँ पर टर्बुलेंस फोर्स, एंड प्लस कुछ हमारा जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स, एंड प्लस का सो ऑन, क्लियर। तो ऐसे ये आपको फोर्सेस देखने को मिलेंगे ये ऐसे फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर देखोगे तो ये जो है ये तीन जो है वो मेजर फोर्सेस होंगे, एक आपका प्रेशर फोर्स होगा मेजर फोर्स, दूसरा जो है वो ग्रेविटी फोर्स होगा मेजर फोर्स, थर्ड जो है ये आपका विस्कस या शियर फोर्स जो है वो मेजर फोर्स होगा। और ये तीन जो हमारे होंगे, ये तीन जो होंगे ये हमारे, या और भी जो यहाँ पर लगेंगे बहुत सारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिज्म होगा, तो ये हमारे माइनर फोर्सेस होंगे, माइनर, जिनका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इनको हम माइनर फोर्सेस बोल सकते हैं। तो अगर हम मेजर फोर्सेस को केवल अगर कंसीडर करें और एट अ टाइम एलिमेंट पे देखें तो जो टोटल हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे वो हमारे ऑलमोस्ट जो है वो प्रेशर फोर्स हो जाएगा, एंड प्लस का हमारा ये जो है वो ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा, एफ ऑफ ग्रेविटी, एंड प्लस का जो है ये हमारा एफ ऑफ शियर फोर्स हो जाएगा या विस्कस फोर्स, क्लियर। तो ये तीनों फोर्सेस एट अ टाइम लगे। अगर इन तीनों फोर्सेस को एट अ टाइम अगर आप कंसीडर करते हो और फ्लो फील्ड का स्टडी करते हो, मान लो फ्लो फील्ड की स्टडी अगर आप करने जाते हो, फ्लो फील्ड की स्टडी का मतलब ये है कि यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या अदर पैरामीटर को निकालते हो तो ये जो मेथड या जो टेक्निक होती है इसको हम दोस्त बोलते हैं नेवियर स्टोक मेथड, इसको हम दोस्त बोलते हैं नेवियर स्टोक मेथड, इसको दोस्त हम नाम देते हैं कि ये जो है ये हमारी नेवियर स्टोक मेथड है या नेवियर स्टोक टेक्निक है,
क्लियर। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें यूज कॉम्प्लेक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, और इसमें जो सबसे डिफिकल्ट टर्म्स होता है, जैसे नावेल स्टोक्स में नहीं लिख रहा हूँ, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें सबसे डिफिकल्ट टर्म जो होता है वो विस्कस टर्म होता है। क्लियर। तो अगर हम विस्कस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, यानी अगर हम एक एजम्पशंस मान लें, मान लो सपोज अगर हम एक एजम्पशंस मान लें, सिंपल सा अगर एक एजम्पशन मान लें, हम लोग क्या मान लें कि जो विस्कस इफेक्ट है, विस्कस का जो इफेक्ट है, अगर ये हमारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी नॉन विस्कस फ्लो कंडीशन है, अगर हम ये मान लें कि नॉन विस्कस फ्लो कंडीशन है, नॉन विस्कस फ्लो कंडीशन, तो अगर नॉन विस्कस फ्लो कंडीशन होगा दोस्त, तो ये हमारा टर्म जो है, अगर अब ये जीरो हो गया, तो यहां से जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो एलिमेंट पे लगेगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो एलिमेंट पे लगेगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg प्लस का हमारा प्रेशर फोर्स हो जाएगा F। क्लियर। ये हमारा ऐसे कुछ निकल के आएगा, जैसे ये फर्स्ट हो गया, और ये हमारा ऐसे कुछ निकल के आएगा। क्लियर। ये हमारा ये टर्म्स निकल के आ जाएगा। तो अगर इन दोनों टर्म्स को हम कंसीडर करते हैं और वहां से फ्लो फील्ड को स्टडी करते हैं, अगर अब हम फ्लो फील्ड का स्टडी करें, फ्लो फील्ड स्टडी अगर हम लोग करें, फ्लो फील्ड का स्टडी करें, और यहां से जो है कोई भी पैरामीटर निकालें, मान लो सपोज एक्सेलरेशन निकालें या वेलोसिटी को निकालें, किसी भी पैरामीटर को, तो इस मेथड या इस टेक्निक को जो है वो हम लोग बोल देते हैं, इस मेथड या इस टेक्निक को हम लोग बोल देंगे कि ये जो अपनी मेथड है ये हमारी एवलर्स मेथड हो जाएगी, एवलर मेथड हो जाएगी, एवलर मेथड। और इसी मेथड को आगे चल के बर्नौली ने अडॉप्ट किया था, तो इस मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मेथड जो है वो अपनी बर्नौली मेथड हो जाएगी। क्लियर। बर्नौली मेथड हो जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि एवलर या बर्नौली इक्वेशन में एक मेजर एजम्पशंस होता है, एक मेजर एजम्पशन कि विस्कस जो इफेक्ट है या जो फोर्स है वो हमारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यानी इन दोनों केसेस में या दोनों की इक्वेशन में हम जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लेके चलते हैं दोस्त, वो हमारा केवल ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, और दूसरा जो है वो प्रेशर का इफेक्ट होता है। एक ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, दूसरा प्रेशर का। ग्रेविटी की वजह से वेट का इफेक्ट हम लोग ले लेते हैं, वेट इफेक्ट, और प्रेशर का जो है इफेक्ट हमारा वो पिक्चर में आ जाता है। तो यहां से ये मत बोलना, यहां से एक मेजर एजम्पशन आ चुका है दोनों में, एक मेजर एजम्पशन आ चुका है दोनों में कि एवलर एंड बर्नौली में जो हमारा मेजर एजम्पशन है वो विस्कस को लेके है। क्लियर। विस्कस इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, और अगर हम तीनों फोर्सेस या तीनों इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, यानी प्रेशर, ग्रेविटी एंड विस्कस, देन उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कि वो अपना जो है वो नेवियर स्टोक इक्वेशन है। क्लियर। तो अब अगर थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैं नेवियर का सोल्यूशन भी आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर। किसी पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा फिर सेपरेट में जैसे अपन उसको बोल पाएंगे, यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए, तो यहां से ये ऐसे कुछ आता था। अब यहां से ये बोला जाता है कि अगर हम लोग पहला एवलर्स का इक्वेशन स्टार्ट करें, अगर एवलर्स की मोमेंटम इक्वेशन स्टार्ट करें, मान लो सपोज एवलर्स मोमेंटम इक्वेशन अगर स्टार्ट करें, तो एवलर्स का जो मोमेंटम इक्वेशन होता है, वहां से अगर हम लोग देखें एवलर मोमेंटम इक्वेशन एवलर की जो मोमेंटम की इक्वेशन होती है, वहां से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें थोड़ा सा, तो एवलर का जो मोमेंटम का इक्वेशन होता है, वहां से अगर हम लोग समझे, तो पहला जो है वो एजम्पशंस होते हैं, पहला जो है वो एजम्पशंस हमारे आते हैं, एजम्पशंस। क्लियर। एजम्पशंस हमारे आते हैं, एजम्पशंस हमारे क्या होते हैं, एजम्पशंस। तो पहला एजम्पशन ये हो गया, जो फ्लो होगा, फ्लो हमारा जो होगा, फ्लो इज अ नॉन विस्कस फ्लो हमारा जो है वो नॉन विस्कस होगा। अब देखो, ये एवलर को पता था कि एक्चुअल में जो फ्लो होता है वो विस्कस होता है, नॉन विस्कस की कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, या उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने नॉन विस्कस मान रखा है। तो उसने सेकंड एजम्पशन मान लिया कि फ्लो अलोंग द स्ट्रीम अलाइन, फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन।
क्लियर। तो उसने सेकंड मान लिया कि जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होगा, फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा समझे अगर कैसे बोला, जैसे ये सपोज हमारी जो है ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये अपनी एक्स एक्सेस होती थी, ये अपनी जो है वो जेड एक्सेस होती थी, और मान लो सपोज ये कोई स्ट्रीम लाइन हो गई, और स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन को हम लोगों ने मान लिया सपोज ये जो अपनी डायरेक्शन है ये अपनी एस डायरेक्शन है, ये अपनी डायरेक्शन जो है वो एस डायरेक्शन है। क्लियर। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो मान लो सपोज अपनी जो वेलोसिटी है वो हमारी वीएस है और एक्सेलरेशन जो है वो एएस है। क्लियर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी अपनी होगी वी ऑफ एस, देखो नॉर्मल पर डिपेंड नहीं करेगी, या नॉर्मल के अलोंग जो है वो कंपोनेंट अपना जीरो हो जाएगा। ये अपनी फंक्शन होगी स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन का एंड टाइम का। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन लिखें स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में क्या होगा, तो कन्वेक्टिव में केवल स्ट्रीमलाइन कंडीशन आएगी, नॉर्मल कंडीशन जीरो हो जाएगी। क्लियर। तो डेल वी एस बाई जो है ये डेल एस हो जाएगा, एंड प्लस का जो है ये डेल वी एस बाई जो है वो डेल टी हो जाएगा। ये आपका कंडीशन हो जाएगा, ये आपकी कंडीशंस हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट अगर हम लोग कंसीडर कर लें, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट अगर हम लोग कंसीडर कर लें, तो मान लो सपोज एक छोटा सा ये डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, मान लो सपोज एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट अगर हम लोग यहाँ से इसका कंसीडर कर ले ऐसे कुछ, तो ये सपोज अपना जो है एक डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया, डिफरेंशियल एलिमेंट ये सपोज कुछ ऐसे हो गया हमारा, ये अपनी कंडीशंस हो गई, ये अपनी एलिमेंट हो गया। सपोज ये जो लेंथ है ये इसकी ds हो गई, ये लेंथ जो है ये अपनी जो है वो ds हो गई। मान लो सपोज ये लेंथ अपनी ds हो गई और ये अपना वो डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया। क्लियर। और यहाँ से अगर देखा जाए दोस्त, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर जो एक्ट हो रहा है फोर्स, ये एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन हमारा ये हो गया। यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ये सपोज अपना जो है वो P है। ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस अगर हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा अपना यहाँ पर वो हो जाएगा P प्लस का डेल P बाई डेल ऑफ S मल्टीप्लाइड बाई D ऑफ S, ये हो जाएगा। क्लियर। और एरिया से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, एरिया से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा D ऑफ A अगर कर दें मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी ये D ऑफ A हो जाएगा। क्लियर। D ऑफ A यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो इसका लगेगा, नीचे की तरफ जो लगेगा वो वेट लगेगा। मान लो नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो नीचे की तरफ जो होगा वो वेट होगा। क्लियर। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो वेट ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, वेट ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर। तो वेट ऑफ एलिमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ से इसका एरिया अपने को पता है, तो इसका वेट कितना होगा ये हम लोग बोल सकते हैं। वेट कितना हो जाएगा, DA DS, ये वॉल्यूम बन जाएगा, और ये रो इंटू जी ये अपना वेट बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझे तो मान लो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे ये एलिमेंट था, मान ले सपोज लीनियर जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन हम मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि काफी स्मॉल एलिमेंट है तो उसको ऑलमोस्ट लीनियर कर्वेचर भी मान सकते हैं। तो मान लो सपोज लीनियर कर्वेचर अगर हम लोग मान के चलें, लीनियर कर्वेचर अगर हम लोग मान के चलें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ से लीनियर कर्वेचर मान लिया, और ये जो अपना है ये लेंथ अपनी जो है वो ds है दोस्त, ये लेंथ जो है वो ds है। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा था, यहाँ से जो प्रेशर एक्ट कर रहा था ये अपना P था, और इधर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा था ये अपना जो है वो P प्लस का डेल P बाई डेल ऑफ S इंटू D ऑफ S था। टेलर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे था, टेलर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे था, एंड मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो ये DA हो जाएगा। बोथ साइड एरिया से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो नीचे की तरफ जो है वो अपना वेट लगेगा, नीचे की तरफ यहाँ पर अपना वेट लगेगा, नीचे की तरफ जो है वो वेट अपना एक्ट करेगा नीचे की तरफ। क्लियर। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग समझे तो मान लें सपोज ये वाला जो अपना एंगल है, ये वाला जो अपना एंगल है, ये एंगल जो है वो अपना थीटा है, ये एंगल जो है वो अपना थीटा है। फिर ये वाला एंगल जो है वो सपोज अपना जो है वो थीटा है। तो इधर की तरफ जो एंगल हमारा निकल के आएगा, इस डायरेक्शन में जो एंगल निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा वेट कॉस थीटा, ये हमारा वेट कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर जो हमारा एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये हमारा हो जाएगा वेट साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा वेट साइन थीटा। अब ये एलिमेंट जो है वो आगे की तरफ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो वेलोसिटी vs है, एक्सीलरेशन जो है वो es है। क्लियर। ये हमारी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो वेट का कंपोनेंट इधर एक निकल के आ गया, ये cos थीटा एंड ये sin थीटा हो गया। अब अगर हम स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन में मोशन को बैलेंस करें या मोमेंटम को बैलेंस करें, मोशन उधर, तो अगर हम ऐसे बोले अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन, apply momentum equation in a streamline direction, apply momentum equation, अगर हम मोमेंटम इक्वेशन लगा दें, वो अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन इन स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन, मान लो अगर हम स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में अप्लाई करें इन स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन, तो स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे समेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, इन स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में अनबैलेंस जो फोर्सेस होंगे वो हमारे मास इनटू एक्सेलरेशन से बैलेंस हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से बैलेंस हो जाएगा। अब देखो अगर हम कुछ ऐसे बोलें कि स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स को मान लें हम पॉजिटिव है, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ हम मान लें फोर्स जो है वो आपके नेगेटिव हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का पी डी ए हो जाएगा। क्लियर। एंड माइनस का जो होगा वो p प्लस का डेल पी बाई डेल ऑफ एस हो जाएगा, ds हो जाएगा। क्लियर। एंड मल्टीप्लाइड बाई ये जो है ये dA हो जाएगा। क्लियर। ये dA हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये dA हो जाएगा। एंड माइनस का जो है वो वेट कॉस थीटा हो जाएगा, वेट कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। जो है ये हमारा हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये वेट कॉस थीटा हो जाएगा, वेट कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू जो है इज इक्वल टू ये हो जाएगा डीएम मल्टीप्लाइड बाई ए ऑफ एस हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एस इंटू डी एस डी ए, ये निकल के आ जाएगा डी एस डी ए, एंड माइनस का वेट यानी कि डी एस डी ए, ये वॉल्यूम हो जाएगा रो और जी हो जाएगा, और यहाँ से ये कॉस थीटा कर देंगे, इज इक्वल टू डीएम क्या हो जाएगा, मास, तो मास इज रो डी ए डी एस हो जाएगा, डी ए डी एस, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर वी एस डेल वी एस बाई डेल एस। क्लियर। एंड प्लस का जो है वो डेल वी एस बाई जो है वो डेल टी हो जाएगा, डेल वी एस बाई डेल टी हो जाएगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से डी ए मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, डी ए कैंसिल आउट कर, डी एस मत कैंसिल करना नहीं तो फिर फॉर्म नहीं बनेगी। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस। क्लियर। एंड माइनस का जो है ये रो जी हो गया, माइनस का रो जी हो गया, माइनस का रो जी बचा, और यहाँ से डी एस कॉस थीटा बचा, डी एस कॉस थीटा बचेगा, डी एस कॉस थीटा बचेगा। क्लियर। एंड इज इक्वल टू जो है इधर जगह देखोगे आप तो ये रो बचेगा, डी एस बचेगा। क्लियर। एंड ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा है वी एस एंड डेल वी एस बाई डेल एस, एंड प्लस का जो है वो यहाँ पर बचेगा डेल वी एस बाई डेल टी, ये कुछ ऐसे आया। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो ये जो है वो लेंथ ds है, मान लो ये एलिमेंट की लेंथ जो थी वो ds लेंथ थी, तो इसको मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन जैसे कुछ बोला जाए, तो ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है,
तो अगर हम इसको वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करके यानी यहाँ पर देखिए, अगर वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन इसका ले लें ds का, तो ds जो होगा ये ds cos थीटा हो जाएगा, ds cos थीटा होगा वर्टिकल प्लेन पे अगर आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो। और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू अपने dz है, तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी d ऑफ z। क्लियर। एंड देन फिर क्या होगा कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लूँ, इसका प्रोजेक्शन जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल पे ले लूँ, तो हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्शन जो होगा वो dx हो जाएगा एंड dx इज अ ds साइन थीटा हो जाएगा, ds साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। dx और dz निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, dx और dz निकल के आ जाएगा, dx और dz, dx एंड dz जो होगा dx एंड dz ये निकल के आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ds cos थीटा, ds cos थीटा इज dx cos थीटा इज dz होगा, dx cos थीटा इज dz होगा। तो ये माइनस का यहाँ से हो जाएगा, माइनस का डेल p बाई डेल ऑफ s इंटू ds हो जाएगा, माइनस का जो है वो रो g माइनस का रो z और dz हो जाएगा, ये dz इज इक्वल टू जो है वो रो ds एंड ये vs डेल vs बाई डेल s हो जाएगा एंड प्लस का जो है वो डेल vs बाई जो है वो डेल t हो जाएगा। ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दैट शुड बी नोन एज एवलर मोमेंटम इक्वेशन। इसको बोलते हैं एवलर्स का मोमेंटम इक्वेशन। ये अपनी एवलर की मोमेंटम इक्वेशन है दोस्त, एवलर की मोमेंटम इक्वेशन। लेकिन इसमें एक टर्म है जो अनस्टडी नेचर दे रहा है, इसमें एक टर्म है जो अनस्टडी नेचर को दे रहा है। ये जो है ये अनस्टडी टर्म है, जैसे ये जो है ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो ये हमारा अनस्टडी टर्म है, जैसे ये अनस्टडी टर्म। तो इस अनस्टडी टर्म की वजह से ये जो मोमेंटम की इक्वेशन है, ये एवलर मोमेंटम इक्वेशन फॉर अनस्टडी फ्लो के लिए है। ये अनस्टडी फ्लो के लिए ये इक्वेशन हो जाती है अनस्टडी फ्लो। अब अगर एक मेजर एजम्पशन यहाँ पर और पुटअप कर दें, जैसे एक मेजर एजम्पशन थर्ड यहाँ पर पुटअप कर दें कि सपोज अ फ्लो इज अ स्टडी। अगर हम यहाँ पर मान लें कि फ्लो जो है वो स्टडी वे को फॉलो कर रहा है, फ्लो इज अ स्टडी। अगर फ्लो हमारा स्टडी है, इसका मतलब ये जो है ये हमारा डेल vs बाई डेल t जो है ये हमारा जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो होगा तो ये सिंपल एम्प्लाई करता है कि अब जो वेलोसिटी है वो केवल स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन का फंक्शन होगी। और अगर केवल स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन का फंक्शन है, सारे पैरामीटर केवल सिंगल पैरामीटर पे डिपेंडेंट होंगे। और अगर ऐसा होता है तो सब जगह पर जो है वो आपका डेल ऑपरेटर डी ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल ऑपरेटर जो है वो डी ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा dp बाई ds, माइनस का जो है वो dp बाई ds मल्टीप्लाइड बाई जो है वो ds हो जाएगा एंड माइनस का जो है वो रो g, माइनस का रो g और dz था ये इज इक्वल टू जो है वो माइनस प्लस है यहाँ पर, ये था रो ds था एंड ब्रैकेट में था ये vs dvs बाई ds था, dvs बाई ds एंड प्लस यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब ये ds से ds जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ds कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल आएगा माइनस का dp माइनस का रो z एंड ये dz हो जाएगा इज इक्वल टू जो है ये रो एंड यहाँ से ये बोल सकते हैं ये vs हो जाएगा एंड ये dvs हो जाएगा। क्लियर। तो स्ट्रीमलाइन जो सफिक्स है उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो ये dp प्लस का रो g और dz हो जाएगा, रो g dz एंड प्लस का जो है वो रो v और dv हो जाएगा इज इक्वल टू जो है ये जीरो निकल के आ जाएगा। And that equation is known as Euler momentum equation for steady flow। तो इसमें अनस्टडी टर्म जो है वो जीरो हो गया, अनस्टडी टर्म नहीं है इसमें, तो इसको हम बोल देते हैं ये जो है वो Euler मोमेंटम इक्वेशन है, Euler's मोमेंटम इक्वेशन है, Euler's मोमेंटम इक्वेशन जो है, Euler मोमेंटम इक्वेशन जो है इक्वेशन, Euler मोमेंटम इक्वेशन for a study of flow, for a study of flow, for a study of flow। ये स्टडी फ्लो के लिए Euler मोमेंटम इक्वेशन फॉर a study of flow।
ये स्टडी फ्लो के लिए हो जाएगी इक्वेशन, स्टडी फ्लो के लिए निकल के आ जाएगा, स्टडी फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए ये निकल के आ जाएगा डीपी प्लस का रो जी जेड हो जाएगा, रो जी जेड हो जाएगा ये क्लियर, एंड प्लस का रो वी डीवी हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बर्नौली इक्वेशन को निकालें तो यहीं से बर्नौली का इक्वेशन निकल आता है, मोमेंटम की इक्वेशन जो लिखी हुई है इससे से बर्नौली का इक्वेशन आ जाता है जस्ट एक या दो एजम्पशंस के बाद क्लियर। तो जैसे यहाँ से अब हम लोग निकालें तो ये जो अपनी इक्वेशन लिखी हुई है डीपी प्लस का रो जी डी जेड एंड प्लस का जो है वो रो वी डी वी क्लियर, ये इज इक्वल टू 0 है। अब चाहे तो इसको पहले ही डिवाइड कर दो एंड देन इंटीग्रेट करो, या पहले इंटीग्रेट कर लो देन डिवाइड करो। तो ये हम अगर पहले से इसको डिवाइड कर दें तो ये डी पी डिवाइडेड बाई रो जी हो गया क्लियर, एंड प्लस का ये डी जेड हो गया एंड प्लस का ये डी वी डी वी डिवाइडेड बाई जी हो गया क्लियर, इज इक्वल टू हमारा ये 0 निकल आएगा। अब अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें कीपिंग अ डेंसिटी कांस्टेंट, यानी इसमें अगर हम अपना थर्ड एजम्पशन यानी फोर्थ एजम्पशन मान लें कि फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, मान लो फ्लूइड जो है फ्लूइड इज इन कंप्रेसिबल, फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी डेंसिटी जो अपनी है वो जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर डेंसिटी अपनी कांस्टेंट होगी तो यहाँ से हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो g तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, g जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट है, g ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, g जो है ये ऑलमोस्ट अपना कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये क्या होगा, इंटीग्रेट करोगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, ये p बाई रोजी आ जाएगा एंड प्लस का जो है ये हमारा जेड निकल के आ जाएगा एंड प्लस का जो है ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z निकल के आ जाएगा और इज इक्वल टू ये जो है ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू दो जो है ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू आपका एक कांस्टेंट निकल आएगा, सॉरी एक कांस्टेंट निकल आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज ई टोटल। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ये हमारा ई टोटल है क्लियर। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये हमारा ई टोटल है क्लियर, ये ई टोटल हमारा बन जाता है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझें कि कैसे होगा, थोड़ा सा समझें अगर, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो निकल के आ रहा है, यानी अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करें तो ये p डिवाइडेड बाई रो जी एंड प्लस का जैसे ये z निकल के आया एंड प्लस का जो है प्लस का ये आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z निकल के आया इज इक्वल टू जो है कांस्टेंट यानी e टोटल। अब देखो यहाँ पर ये जो तीन डिफरेंट टर्म है, पहला टर्म जो है ये सपोज अपना पहला टर्म ये वाला टर्म हो गया, जेड वाला ये दूसरा टर्म हो गया सपोज, एंड ये जो है ये थर्ड टर्म हो गया। तो इन तीनों टर्म को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें तो जो पहला टर्म अपना है ये p डिवाइडेड बाई रो सी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट या प्रेशर हेड क्लियर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये प्रेशर हम लेके चलते हैं, यहाँ पर ये प्रेशर, तो पूरे डायनामिक्स में जो है प्रेशर जो है वो या तो गेज होगा या तो प्रेशर जो है वो गेज होगा, और गेज अगर है तो कहीं पर वैल्यू अगर गेज है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, और या तो ये प्रेशर जो है वो वैक्यूम होगा, वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम अगर है तो ये हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे, यानी इसको हम बोलते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा जो है वो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड बोल सकते हो अबव द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अबव या बिलो, अबव या बिलो, above या below to the atmospheric condition, to the atmospheric condition, atmospheric condition यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से या तो ये ऊपर होगा तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, या इसको हम लोग बोल देते हैं दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट ऑफ वेट, या इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं कि ये जो हमारा है ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड है, पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड है, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड है क्लियर, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड है, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड है क्लियर। तो ये पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड भी लिख सकते हैं p डिवाइड बाई रो सी। एंड देन फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें
तो यहाँ से जो हमारा सेकेंड टर्म है, मान लो जेड जो लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म जो हमारा जेड, that a term is known as a potential energy head, क्लियर, या potential energy per unit weight या datum head या reference head इसको हम बोल सकते हैं, और ये datum line के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो z इज इक्वल टू अपना जो है वो 0 है, यानी यहाँ पर जो है वो datum लाइन है, मान लो सपोज यहाँ पर जो है वो अपनी datum लाइन है। तो डेटम लाइन के रेस्पेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि डेटम लाइन से अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो जेड जो होता है ये अपना पॉजिटिव होता है, और डेटम लाइन से जो नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो जेड जो होता है ये अपना नेगेटिव होता है, क्लियर। तो डेटम लाइन के रेस्पेक्ट में अगर लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये डेटम हेड है हमारा, इसको हम लोग डेटम हेड बोल देते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं ये जो हमारा है ये पोटेंशियल हेड है, पोटेंशियल हेड है, या इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, या इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये जो हमारी है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट above the datum line, above the datum line इसको हम लोग बोल सकते हैं, above the datum line ये हम लोग बोल देते हैं। एंड थर्ड जो हमारा है, थर्ड वन जो है ये हमारा जैसे v स्क्वायर डिवाइड बाई 2c है, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी हेड बोल सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट बोल सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी हेड बोल सकते हो, या इसको डायनामिक हेड भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी हेड बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हेड बोल सकते हो, या इसको आप वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हो, या इसको हम लोग डायनामिक हेड बोलते हैं, डायनामिक हेड, डायनामिक हेड भी नाम देते हैं, या अपनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है, क्लियर। तो ये भी आप इसे बोल सकते हो। आप देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो P डिवाइडेड बाई रो सी, क्लियर, प्लस का जो है प्लस का Z ऐसे लिखा, एंड प्लस का जो है वो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Z लिखा, V स्क्वायर डिवाइड बाई 2Z लिखा, इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया जैसे यहाँ पर क्या लिखा था E टोटल लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पर E टोटल लिखा है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझे, जैसे ये E टोटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझे देखें तो ये हमारा जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो है ये टोटल एनर्जी हेड लिखा हुआ है, ये हमारा टोटल एनर्जी हेड लिखा हुआ है, ये टोटल एनर्जी हेड है, ये टोटल एनर्जी हेड लिखा है, क्लियर। तो ये टोटल एनर्जी हेड हो गया, ये जो है वो डायनामिक हेड हो गया, ये मान लो सपोज जो हमारा है ये डायनामिक हेड हो गया, तो ये डायनामिक हेड ऑफ फ्लूइड हो गया, डायनामिक हेड ऑफ फ्लूइड हो गया। तो अगर टोटल हेड ये है और ये डायनामिक है तो जो रिमेनिंग बचेगा ये वाला हेड जो है ये हमारा स्टैटिक हेड कहलाएगा, ये हमारा स्टैटिक हेड कहलाएगा फिर। तो दैट शुड बी नोन एज अ स्टैटिक हेड ऑफ फ्लूइड, इसको हम लोग स्टैटिक हेड ऑफ फ्लूइड बोल देते हैं, स्टैटिक हेड ऑफ फ्लूइड, क्लियर। और स्टैटिक हेड ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ पीजोमेट्रिक हेड, इसको हम लोग पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं, दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ पीजोमेट्रिक हेड, ये हमारा जो है वो पीजोमेट्रिक हेड है, पीजोमेट्रिक हेड भी इसको हम लोग नाम देते हैं, क्लियर। तो ये डायनामिक हेड हो गया, ये टोटल हेड है, और ये जो बचा वाला है ये हमारा स्टैटिक या पीजोमेट्रिक हेड हो जाता है। एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन बोल देते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोल देंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखो दो छोटे पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं, बर्नौली इक्वेशन में हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, और बर्नौली उसमें हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है और उसकी यूनिट क्या होती है। तो बर्नौली इक्वेशन में हर एक टर्म जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वेट, और हर एक यूनिट की, हर एक टर्म की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है दोस्त मीटर, क्लियर। हर एक टर्म की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और यह रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वेट, क्लियर, एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट करता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो हमारी होती है मीटर, मीटर यूनिट होती है मीटर, क्लियर। हर एक टर्म की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और ये एनर्जी पर यूनिट वेट को मेजर करता है।
तो यहाँ से अपना जो है वो टोटल एनर्जी हेड हो गया, ये डायनेमिक हेड हो गया, और ये हमारा स्टैटिक हेड हो गया, और ये जो निकल के आएगा ये अपना हो जाएगा पीजोमेट्रिक हेड, ये हमारा पीजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज अ बर्नौली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे कि ये अपनी बर्नौली इक्वेशन है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं। अब देखो बर्नौली इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, या डिफरेंट डिवाइसेस में इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इक्वेशन अगर हम लोग देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इक्वेशन इन फ्लो फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इक्वेशन इन फ्लो ऑफ फील्ड, इक्वेशन इन फ्लो ऑफ फील्ड। फ्लो की फील्ड में एनर्जी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर। और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं जो फ्लूइड हमारा है वो रियल फ्लूइड है, और अगर रियल फ्लूइड होगा तो ये विस्कस फ्लूइड होगा। मान लो रियल फ्लूइड है तो ये जो है ये विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड। और विस्कस फ्लूइड अगर होगा तो इसमें लॉसेस आपके जीरो नहीं होंगे। तो लॉसेस का जो हेड होता है उसको हम लिखते हैं जैसे HL, क्लियर, H स्टैंड फॉर एनर्जी हेड, H स्टैंड फॉर एनर्जी हेड, एनर्जी हेड हो गया हमारा H, एनर्जी हेड। एंड L स्टैंड फॉर लॉस, L स्टैंड फॉर जो है वो लॉसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, ये हमारा लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, HL हो गया। एंड यहाँ पर फ्रिक्शन, विस्कस बोला जाए या फ्रिक्शन बोला जाए, विस्कस बोल सकते हैं या इसको हम लोग जो है वो फ्रिक्शन नाम दे सकते हैं, फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा HL, एंड यहाँ पर हम लोग दे देंगे फ्रिक्शन F। ये हमारा हो जाएगा F, क्लियर, ये हमारा F हो गया, HL F हो जाएगा, HL F, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा लॉसेस इन फ्लो ड्यू टू अ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लियर। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होंगे वो अपने को ये मान के चल रहा हूं मैं HLF है। अब देखो मान लो सपोज कोई हमारा एक डिवाइस है, क्लियर। तो डिवाइस जो है वो सपोज कुछ ऐसे है, ये ऐसे कुछ हमारा मान लो सपोज एक पाइप है, इसके दो डिफरेंट सेक्शन है, और हमने कहीं डेटम लाइन जो है वो यहाँ पर मान लिया, हमने कहीं डेटम लाइन जो है वो यहाँ पर एज्यूम कर ली। मान लो सपोज हमने डेटम लाइन कहीं यहाँ पर मान लिया, और यहाँ पर जो है वो z इज इक्वल टू 0 रखा। डेटम लाइन हमने कहीं यहाँ पर मान लिया और यहाँ पर हमने z इज इक्वल टू 0 रखा। ये जो अपना पोर्शन होगा, जैसे ये वाला जो अपना पॉइंट होगा, ये वाला जो अपना सेक्शन होगा, ये अपना 1-1 सेक्शन हो गया। मान लो सपोर्ट डिवाइस में ये 1-1 सेक्शन हो गया, और ये जो है ये डिवाइस में अपना 2 सेक्शन हो गया, ये 2 सेक्शन हो गया। ये डिवाइस की जो है वो सेंटर लाइन हो गई। मान लो सपोज ये जो है वो सेंट्रल एक्सेस हो गई, डिवाइस की सेंट्रल एक्सेस हो गई, सेंट्रल एक्सेस ऑफ अ पाइप हो गई, सेंट्रल एक्सेस ऑफ पाइप। ये पाइप की जो है वो सेंट्रल एक्सेस हो गई, क्लियर, ये पाइप के सेंट्रल एक्सेस हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने ये मान लिया कि सपोज ये जो एलिवेशन है ये यहाँ से Z1 है, एलिवेशन Z1 है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो V1 है, और यहाँ पर गेज या वैक्यूम प्रेशर जो है वो P1 है। यहाँ की जो हाइट है वो सपोज हमारी Z2 है, और यहाँ पर और जो कंडीशंस हैं, मान लो वेलोसिटी V2 है और प्रेशर जो है वो P2 है, गेज या वैक्यूम। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। अब तो बहुत सारे लोग जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे 1 से 2 फ्लो होगा या 2 से 1 फ्लो होगा, समथिंग ऐसे कुछ, और इसमें HLF जो है वो 0 नहीं होगा। आप प्रॉपर तरीके से समझिए फ्लो की डायरेक्शन, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारी फ्लो की डायरेक्शंस क्या होंगी, क्लियर। तो 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
क्लियर। तो 2-3 बार अगर हम यहाँ से थोड़ा सा समझें और देखें तो 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, क्लियर, तो जो हमारी फ्लो की डायरेक्शन होती है, आप ये समझ के चलिए पहले फ्लो डायरेक्शन जो होती है, फ्लो डायरेक्शन ये हमारी हाई स्टेबिलिटी की डायरेक्शन होती है, हायर स्टेबिलिटी डायरेक्शन, हायर स्टेबिलिटी डायरेक्शन, हायर स्टेबिलिटी डायरेक्शन होती है, हायर स्टेबिलिटी डायरेक्शन। और स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपना एनर्जी लेवल के, एनर्जी लेवल के। जितना ज्यादा आप एनर्जी का लेवल बढ़ाते जाओगे उतना ही सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो हमारी ड्रॉप करती जाएगी। क्लियर। तो सिस्टम के एनर्जी लेवल के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हायर स्टेबिलिटी डायरेक्शन, क्लियर, जो फ्लो की डायरेक्शन होती है, फ्लो की डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालें, क्लियर, तो जैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को पॉइंट 1 की एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, पॉइंट 1 का। अब सपोज आपने पॉइंट 1 का एनर्जी लेवल निकाला और ये निकल के आ गया P1 डिवाइडेड बाई रो जी, एंड प्लस का ये निकल के आ गया Z1, एंड प्लस का ये हो गया V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये आपने निकाल लिया, ये आपका एनर्जी का लेवल आ गया। क्लियर। एंड E2 जो है ये आपने कैलकुलेट किया और ये निकल के आ गया P2 डिवाइडेड बाई रो जी, प्लस का जो है ये अपना Z2 हो गया, प्लस का ये अपना Z2 हो गया, एंड प्लस का जो है वो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो गया, V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, अब मान लो सपोज आपने कैलकुलेट किया तो E1 आपका निकल के आ गया 100 यूनिट, E1 आपका निकल के आ गया 100 यूनिट, और E2 जो आपका निकल के आया ये सपोज निकल के आ गया आपका 50 यूनिट। E2 जो है ये 50 यूनिट निकल आया, E2 जो है वो 50 यूनिट निकल आया, 50 यूनिट। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है, इसका मतलब फ्लो डायरेक्शन क्या होगी, इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि जो फ्लो डायरेक्शन होगी, जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो हमारी 1-1 सेक्शन से 1-1 से 2-2 की तरफ होगी, 1-1 to 2-2 के डायरेक्शन में होगी, 2-2 की डायरेक्शन में होगी, 1-1 से 2-2 की तरफ होगी। और यहाँ से आप ऐसे लिखोगे E हायर माइनस का E लोअर, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है E हायर माइनस का जो है E लोअर इज इक्वल टू जो है ये हमारा हो जाता है लॉसेस, E लॉसेस। क्लियर। तो ये वाली इक्वेशन आप कभी नहीं भूलोगे, ये इक्वेशन जो है, क्लियर, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू लॉसेस, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस का जो है वो 80 इज इक्वल टू सीधे या 50, 100 माइनस का 50 ये सीधे आपका निकल के आ जाएगा 50। क्लियर। तो हायर माइनस का लोअर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉसेस। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा चलें और देखें तो E1 जो अपना है वो P1 डिवाइडेड बाई जो है वो रो जी है, एंड प्लस का जो है प्लस का P1 बाई रो जी है, एंड प्लस का जो है वो Z1 है, एंड प्लस का जो है ये V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2g है। क्लियर। एंड माइनस का जो है वो P2 डिवाइडेड बाई रो जी है। क्लियर। P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस का ये Z2 हो गया, एंड प्लस का जो है वो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है। क्लियर। इज इक्वल टू जो है ये आपका HLF हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये इक्वेशन आपके निकल के आ जाएगी, यानी कि P1 डिवाइडेड बाई रो जी इसको लिख दिया, एंड प्लस का Z1 हो गया Z1, एंड प्लस का जो है ये V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो गया, V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू यहाँ से ये निकल के आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाई रो जी, एंड प्लस का जो है ये आपका Z2 हो गया, एंड प्लस जो है वो V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो जाएगा, ये V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो जाएगा, एंड प्लस का जो है वो HLF हो गया। ये इक्वेशन निकल के आ गई, इसको हम बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट फॉर अ रियल फ्लूइड। इसको हम बोल सकते हैं दैट शुड बी एनर्जी इक्वेशन फॉर अ रियल फ्लूइड, एनर्जी इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड between 2 points 1 and 2, 2 points 1 and 2,
2.1 and 2, ये हमारी एनर्जी इक्वेशन है बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। क्लियर? तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का एनर्जी इक्वेशन है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच का एनर्जी इक्वेशन है ये। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, क्लियर, तो मान लो सपोज पाइप जो है सेकंड, अगर हम लोग मान ले थोड़ा सा और लिमिटिंग कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दें, मान लो पाइप जो है वो यूनिफॉर्म डायमीटर का है, यूनिफॉर्म डायमीटर का है, पाइप जो है वो यूनिफॉर्म डायमीटर का है, मान लो यूनिफॉर्म डायमीटर बोले या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। तो अब कैसे होगा अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझें, तो मान लो सपोज ऐसे कुछ होगा, ये कुछ सपोज कंडीशन ऐसे बोली जाएगी, कुछ ऐसे होगा। मान लो सपोज ये पाइप जो है वो कुछ हमने ऐसे कर दिया, ये सेक्शन जो है वो 1-1 हो गया, और ये सेक्शन जो है वो अपना 2-2 हो गया। मान लो ये सेक्शन जो है वो 1-1 है, ये सेक्शन 1-1 है, और ये सेक्शन जो है वो मान लो सपोज 2-2 है। क्लियर? ये सेक्शन अपना 2-2 है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारी एक्सेस हो गई, सपोज ये एक्सेस ऑफ द पाइप है या डिवाइस, ये मान लो सपोज सेंटर आई एक्सेस है, ये अपनी जो है वो सेंटर आई एक्सेस है। क्लियर? ये सेंटर एक्सेस हो गई। अब मान लो सपोज किसी डिफरेंट पॉइंट पे मान लें, या डेटम लाइन हम यहीं पर मान लें, तो डेटम लाइन हमने यहीं पर मान लिया, मान लो डेटम लाइन यहीं पर मान लिया, z=0 है, और यहाँ से ये डेटम लाइन निकल आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू है ये सपोज मान लो अपना z है। क्लियर? ये z हो गया। यहाँ पर प्रेशर अपना P1 हो गया, वेलोसिटी अपनी V1 हो गई, यहाँ पर जो प्रेशर है वो अपना P2 हो गया, वेलोसिटी जो है वो अपनी V2 हो गई। अगेन फिर से इसमें HLF जो है वो 0 नहीं है, HLF जो है ये अपना इसमें 0 नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिखोगे आप E1 माइनस का E2 इज इक्वल टू HLF भी लिखोगे, HLF एंड हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, V1 होगी, क्योंकि एरिया आपका सेम है, तो ये V हो जाएगा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी या कंडीशन जो है जैसे V2 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी V होगा। तो पॉइंट 1 पे अगर मैं एनर्जी को लिखूं, पॉइंट 1 पे एनर्जी लिखूं, तो E1 हो जाएगा आपका P1 डिवाइडेड बाई जो है वो ρg, प्लस का जो है वो Z1 या जो 0 है, ठीक है, वो अपन बाद में देख लेंगे, एंड प्लस का जो है वो V1 स्क्वायर बाई 2g, एंड V1 स्क्वायर बाई 2g इज इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर बाई 2g। E2 अगर हम वहां पर लिखें पॉइंट 2 पे, तो डेट शुड बी अब P2 डिवाइडेड बाई ρg, एंड प्लस का जो है वो Z2 हो जाएगा, एंड प्लस का जो है वो V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, एंड V2 स्क्वायर बाई 2g इज इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर बाई 2g। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, तो यहाँ पर देखो काइनेटिक वाला टर्म जो है दोनों में सेम है, केवल चेंजेस किसकी वजह से आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आएंगे, पोटेंशियल यानी हम लोग देखें पीजोमेट्रिक, यानी पीजोमेट्रिक 1 पे देखेंगे कि क्या है, पीजोमेट्रिक 1 पे देखेंगे क्या है, और हम लोग चेक करेंगे कि पीजोमेट्रिक जो है वो 2 पे क्या है, 1 एंड 2 दोनों पे हम पीजोमेट्रिक चेक करेंगे, जिसका पीजो ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा पीजोमेट्रिक ऑफ 1 माइनस का जो है वो पीजोमेट्रिक ऑफ 2 इज इक्वल टू HLF हो जाएगा। और यहाँ पर जो फ्लो की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर अगर आप निकालें तो यहाँ पर जो फ्लो डायरेक्शन हम लोग बताएंगे, फ्लो डायरेक्शन जो होगा वो हायर पीजोमेट्रिक टू लोअर पीजोमेट्रिक होगा, हायर पीजोमेट्रिक वैल्यू, हायर पीजोमेट्रिक वैल्यू टू लोअर पीजोमेट्रिक वैल्यू होगा, टू लोअर पीजोमेट्रिक वैल्यू होगा, पीजोमेट्रिक वैल्यू।
हायर टू लोअर, पीजोमेट्रिक वैल्यू अपन बोल सकते हैं यहाँ पर। और साथ में और क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि पीजोमेट्रिक ऑफ 1 यानी P1 बाई रो जी एंड प्लस का Z1 हो जाएगा ये, और 2 वाला कंडीशन उधर चला जाएगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई रो जी एंड प्लस का जो है वो Z2 हो जाएगा एंड प्लस का जो है वो अपना HLF बन जाएगा, HLF। अब ये इक्वेशन अपनी निकल के आ जाएगी, क्लियर। एनर्जी इक्वेशन बिटवीन टू पॉइंट फॉर अ रियल फ्लूइड, यानी ये इक्वेशन जो अपनी निकल के अब आएगी, जैसे इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो ये अपन बोल सकते हैं, अब ये एनर्जी इक्वेशन अपनी हो जाएगी, दैट शुड बी एनर्जी इक्वेशन between two point 1 and 2 for a real fluid, अब रियल फ्लूइड के लिए ये एनर्जी इक्वेशन अपनी हो जाएगी फॉर ए रियल फ्लूइड। एंड देन थर्ड कंडीशन कुछ ऐसे बोली जा रही है, थर्ड कंडीशन क्या है कि मान लो सपोज इफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप विद हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाए, अगर मान लो ये बोला जाए AC इज इक्वल टू कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है, AC जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है और पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दूसरा ये बोल दिया जाए, पहला ये कंडीशन बोला गया और साथ में ये भी बोल दिया जाए पाइप इज हॉरिजॉन्टल, पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल, पाइप इज हॉरिजॉन्टल। अब कहानी क्या होगी, अब यहाँ पर कहानी क्या होगी, अब यहाँ पर कहानी कुछ डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मान लो सपोज ये अपना जो है वो पाइप हो गया, ये पाइप हो गया और ये उसका इनलेट हो गया, ये जो है वो एक्सिट हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब तो डेटम लाइन भी हमारा जो है वो कांस्टेंट हो गया, डेटम लाइन जो है वो कांस्टेंट है एंड साथ में वेलोसिटी जो है ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो मान लो P1 है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो अपना P2 है। अब अगर ये सेक्शन अपना 1 है और ये सेक्शन अपना 2 है और बीच में जो HLF है ये अपना 0 नहीं है, ये HLF 0 नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं E1 क्या होगा, पॉइंट 1 का एनर्जी लेवल, तो 1 का एनर्जी लेवल हो जाएगा E1 डिवाइड बाई रो जी, प्लस का हो जाएगा Z एंड प्लस का हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई 2H एंड पॉइंट 2 का एनर्जी लेवल जो होगा ये हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई रो जी एंड प्लस का जो है वो Z हो जाएगा एंड प्लस का जो है वो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालें, क्लियर, यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालें तो देखो अब ये हमारा जो है वो सेम होगा, ये जो है वो दोनों पॉइंट पे जो है वो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हमारा प्रेशर का हेड होगा, जो हम लोग चिल्लाते रहते हैं फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर हेड जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर ये हो जाएगा डिसाइडिंग, यानी यहाँ पर अब आप अगर बोलोगे कि फ्लो डायरेक्शन क्या होगी तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि फ्लो डायरेक्शन इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डायरेक्शन होगा, टू लो प्रेशर डायरेक्शन होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डायरेक्शन होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डायरेक्शन। यानी यहाँ पर जो है अब अगर आप E1 E2 लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा P1 बाई रो सी माइनस का P2 बाई रो सी, ये हो जाएगा पहले तो, और इसके बाद जो है इसको हम लिख देंगे ये हो जाएगा HLF, ये ऐसे लिख देंगे HLF, क्लियर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, क्लियर, ये हमारा जो है वो निकल के आ जाएगा फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये हमारा निकल के आ जाएगा HLF और ये इक्वेशन निकल आएगी फॉर रियल फ्लूइड बिटवीन टू पॉइंट। तो यहाँ से ये अपना एनर्जी इक्वेशन या बर्नौली इक्वेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर रियल फ्लूइड के लिए। देन अगर आइडियल फ्लूइड के लिए अगर हम लोग चले, मान लो सपोज केस 2, अगर हम आइडियल फ्लूइड के लिए देखें फॉर आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होगा, आइडियल फ्लूइड के लिए अगर देखा जाए तो HLF जो होगा वो 0 होगा, क्लियर। अब आइडियल फ्लूइड के लिए जैसे आप लिखोगे E1 माइनस का E2 और इज इक्वल टू HLF। अब देखो जैसे आप ये बोलते थे कि जो फ्लो होता है वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी के डायरेक्शन में होता है,
लेकिन आइडियल फ्लूइड के केस में देखोगे तो दोनों सेक्शन पे एनर्जी का जो लेवल होगा वो आपका सेम होगा। तो यहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप तो बोल रहे हो कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी के डायरेक्शन में होगा, क्लियर, बट आइडियल फ्लूइड के केस में एनर्जी हमारी दोनों सेक्शन पे सेम है, तो इसमें हमारी फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। तो दोस्त आइडियल फ्लूइड ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका फ्लो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडियल फ्लूइड भी एक मैथमेटिकल, एक मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, तो उसका फ्लो भी जो होगा वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन या मैथमेटिकल रिलेशन होगा बस। तो HLF जो है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और इसके लिए अगर आप लिखोगे तो आप E1 इज इक्वल टू E2 के अब बराबर निकल आएगा। E1 इज इक्वल टू E2, यानी यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ये E1 P1 बाई रो जी प्लस का ये Z1 हो जाएगा, एंड प्लस का जो है ये V1 स्क्वायर बाई 2Z हो जाएगा, इज इक्वल टू जो है वो P2 बाई रो जी हो गया, एंड प्लस का जो है ये Z2 हो जाएगा, एंड प्लस का जो है ये V2 स्क्वायर बाई 2 G हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ये, और ये जो है ये किसी आइडियल फ्लूइड के लिए बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये निकल के आपका आ जाएगा। ओके चल, तो बर्नौली एवलर इक्वेशन मैंने डिटेल में आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम लोग केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे डायनामिक्स के, क्लियर। तो ये थोड़ा सा देख लेना, एंड प्लीज दोस्त अपने दोस्तों को भी थोड़ा इन्फॉर्म करते रहो, मैक्सिमम यहाँ पर क्राउड दिखे तो जिससे थोड़ा एनर्जी का एंथुसियाज्म बढ़े दोस्त, क्लियर। एंड अगर पुराने लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो सारे लेक्चर्स आप एक बार देख लो, क्लियर। एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइव क्लास के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्लियर। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको लाइव क्लास का मैसेज या नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होगा। एंड प्लीज लेक्चर को लाइक एंड कमेंट करना नीचे मत भूलना, कुछ लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इज हम्बल रिक्वेस्ट लाइक एंड कमेंट करते रहो, जिससे कि अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, क्लियर। तो हमारे बारे में भी कुछ आप सोचते रहो, तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके अगेन लेट्स क्रैक GEAT एंड ESE, लेट्स क्रैक। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू।